चलिए, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आप लोग उसको पढ़ के आना और उस पे एक एक क्वेश्चन आपका सबका होना चाहिए। जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर की जाएगी आज। तो बताइए भाई, कहाँ पे दिक्कत हुई किसको, किस पार्ट में किसको कहाँ दिक्कत हुई? माउंटेन और वैली ब्रीज, ठीक है। तो इन्होंने बताया माउंटेन एंड वैली ब्रीज। चलो, हाँ तुम बताओ भाई, क्या पार्ट जो समझ ना आया हो, जो पूछना चाह रहे हो तुम पिछले चैप्टर से। ये क्या तरीका है यार? मतलब ये मैं मौका दे रहा हूं तुम लोगों को कि भाई पढ़े ना हो तो पूछ लो, तब ये स्थिति कर रहे हो तुम लोग। अच्छा, जेट धारा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और अराइवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इनका रिलेशन है ना? हाँ, दूसरा पॉइंट तुम बताओ भाई आगे। एंगुलर मोमेंटम, हाँ हाँ हाँ। तो तुमने कहा फिर लो प्रेशर कैसे बन जाएगा? तो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बात हो गई। हाँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। और बताओ। आगे आप बताइए, सब समझ में आ रहा है? आए ही नहीं थे। अभी सोच लीजिए, इसके बाद में फिर ये चैप्टर सब डिस्कस नहीं होंगे, ये क्वेश्चन सब डिस्कस नहीं होंगे। ये मुझसे बाद में मत कहना आके कि सर मैं मुझे ये समझ नहीं आया, या जब मैं इसको आगे यूज करूंगा तब ये मत कहना कि वो समझा दीजिए। ठीक है, इतने पे चलें आगे। तो सबसे पहले देखते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रीज। माउंटेन माउंटेन एंड वैली ब्रीज। देखो, रात का समय है, ड्यूरिंग नाइट। ये माउंटेन्स है, उसके बीच में ये वैली है, ये सरफेस है आपका। ठीक है बात ना? क्लियर है? रात के समय जो दिन में इन्होंने सोलर इंसोलेशन एब्जॉर्ब किया है सरफेस ने, वो रात के समय नेट क्या होता है, वापस जाता है। उसी के कारण सरफेस ठंडा होता है। ये बात समझ में आ रही? तो जितना भी अर्थ का सरफेस है वो रात में क्या करेगा, अर्थ के रेडिएशन के जरिए ठंडा होता है। जो रेडिएशन उसने दिन में एब्जॉर्ब किया, रात में उसको क्या करता है, री रेडिएट करता है, वापस फेंकता है और ठंडा हो जाता है। तो री रेडिएशन माउंटेन की स्लोप से भी होगा वापस, और वैली से भी होगा। होगा कि नहीं? दोनों ठंडे होंगे।
अब एक बात बताओ, जब ये माउंटेन की स्लोप से रेडिएशन जा रहा है तो इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है क्या यहां पे? तो आराम से चलता चला जाएगा आगे और ये सरफेस ठंडा होता जाएगा कि नहीं? जबकि वैली से जो ये रेडिएशन निकला ये यहीं से टकरा जाएगा कि नहीं? तो क्या ये स्केप हो पाया? क्या ये दूर जा पाया? ऐसे ही मान लो यहां से ये रेडिएशन हुआ, ये यहां पे टकरा जाएगा। तो क्या ये सरफेस से बहुत दूर जा पाया रेडिएशन? नहीं जा पाया। तो इसकी अपेक्षा क्या ये कम ठंडा होगा या ज्यादा ठंडा होगा? कम ठंडा होगा, क्योंकि इसका रेडिएशन ट्रैप रह गया कि नहीं? उसका रेडिएशन तो स्केप कर गया, बाहर निकल गया, लेकिन वैली का रेडिएशन वैली में ही बना रहा। समझ पाए बात की नहीं? अब इस कंडीशन में होगा क्या? इस कंडीशन में ये बहुत ठंडा हो चुका होगा कि नहीं? जब ठंडा हो चुका होगा तो इसके कांटेक्ट में जो एयर है वो एयर भी क्या होगी? ठंडी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी कि नहीं? और ठंडी एयर कैसी होती है? भारी होती है। तो भारी एयर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किधर आएगी? नीचे की तरफ, स्लोप से होते हुए नीचे की तरफ, वैली की साइड आएगी कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन ब्रीज। समझ में आई बात? अब क्लियर हुआ? जब ये नीचे आएगी कि तो नीचे की जो गर्म हवा है उसको रिप्लेस करेगी ना। हाँ ठीक है, समझो। अब एक चीज समझो, ये कोई सडन प्रोसेस नहीं है कि ऐसे किया वो आई वो गई। वो धीरे धीरे सबसाइड हो रही। और रात्रि ऐसा थोड़ी है कि रात शुरू हुई और रेडिएशन ने तुरंत इस हवा को इतना ठंडा कर दिया कि ये नीचे आने लगी। रात हुई, ठंडक, रेडिएशन जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे यहां की एयर ठंडा होने शुरू हुई। आधी रात 12 1 2 बजे के बाद जब ये खूब ठंडी हो गई तो धीरे धीरे ये प्लंज होने लगी नीचे की तरफ। तो इस एक कोई इवेंट नहीं है, एक प्रक्रिया है कि रात्रि के दौरान धीरे धीरे ठंडी हवा नीचे आएगी। सुबह होते होते वो वैली तक पूरी तरीके से वैली को अपने उसमें ले चुकी होगी और दिन के समय या सुबह से ही वो जो गर्म हवा वैली की है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। समझ पाए बात? अब ये जो गर्म हवा इसमें बनी हुई है ये ऊपर उठेगी ड्यूरिंग द डे और इसको क्या बोलेंगे हम? वैली ब्रीज। ठीक है बात? तो पहला डाउट तो जो माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज का था वो क्लियर हो गया। तुम्हारा मैंने कल कोई पूछा था, कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आया हो तो बता दो। अभी हम लोग सबसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। कुछ पिछले चैप्टर से पूछना हो तो बता दो। कीर्ति तुम्हारा क्या क्वेश्चन था कल? हाँ हाँ ठीक है। अब अगला क्या है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और साउथ वेस्ट मॉनसून का रिलेशन, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा और दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, यही तो है। ये संबंध पढ़ना है हम लोगों को। तो वैसे तो ये लोग ये चीज मॉनसून में पढ़ते, लेकिन अभी क्वेश्चन है तो इसको यहीं पे देख लिया जाए। देखो समझो।
सन का मूवमेंट कहां से कहां होता है वर्ष भर? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, है ना? यही होता है ना? यही तो सन का मूवमेंट होता है। मार्च में कहीं सन इक्वेटर पे होता है और मार्च के बाद ये नदन हेमिस्फीयर में आता है और जून तक पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच जाता है, जून तक यहां पहुंच जाता है। फिर ये नीचे आता है सितंबर और फिर ये 22 दिसंबर तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंच जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? ये चक्र चलता रहता है। 21 जून को यहां और 22 दिसंबर को यहां। ऐसा होता है कि नहीं? अब एक बात बताओ, जब सन ऊपर जा रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, ये मंथ, सन जब यहां पे है तो ये पूरा लैंड मास खूब गर्म हो रहा होगा कि नहीं? सन जहां पे है वहां पे गर्मी होगी। गर्मी की वजह से कैसा प्रेशर बनना चाहिए? जब किसी सरफेस को गर्म करोगे तो वहां की एयर क्या होती है? गर्म होके ऊपर चली जाती है और सरफेस पे कैसा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर। तो चाहे वो ये एरिया हो, चाहे ये तिब्बत का एरिया हो, इन सब पे कैसा प्रेशर बनना चाहिए? लो प्रेशर। और इसकी अपेक्षा यहां पे कैसा प्रेशर होगा? हाई। होना क्या चाहिए? हाई से लो की तरफ विंड चलनी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। इसी को आप बोलते हैं क्या? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। समझ रहे हैं आप बात? तो ये होना चाहिए था कब? अप्रैल मई स्टार्ट हो जाना चाहिए था, अप्रैल और मई में। जैसे गर्मी शुरू हुई, यहां पे लो प्रेशर, यहां पे हाई, हाई टू लो विंड चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन अप्रैल और मई में मॉनसून की पवन नहीं पहुंचती भारत। क्यों? उसका कारण है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। कैसे? मैंने बताया था जेट स्ट्रीम हो वो मिएंडर करती है कि नहीं? तो और ये कहां चल रही है? लगभग 30 डिग्री के बेल्ट पे चल रही है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये मिएंडर कर रही, और इस मिएंडर का जो ट्रफ होता है, ये ट्रफ किसके ऊपर सिचुएटेड होता है अप्रैल और मई के महीने में? तिब्बत के ऊपर। जो जेट स्ट्रीम का ट्रफ होता है उसमें कैसा प्रेशर होता है? लो। उसके कारण सरफेस पे कैसा प्रेशर बनता है? हाई। तो तापमान के कारण इंडिया और तिब्बत पे कैसा प्रेशर बन रहा था? लो। लेकिन जेट स्ट्रीम के कारण सरफेस पे कैसा प्रेशर बन रहा है? हाई। अब कहने का मतलब यह है कि तापमान कह रहा है कि तुम मान लो 1000 से कितना जाओ, 90 MB नीचे जाओ और कितना हो जाओ, 910 MB। ये कह रहा तापमान। जेट स्ट्रीम कह रही जी नहीं, हम इतना नीचे आपको नहीं जाने देंगे, हम आपका बढ़ा देंगे। कितना? मान लो 40। तो अब कितना बच गया? 950 MB। अगर जेट स्ट्रीम नहीं होती तो इसका प्रेशर कितना हो जाता? 910 MB। बहुत लो। लेकिन अभी क्या बहुत लो हो पाया? नहीं, 950 MB। तो मान लो 950 MB यहां पे है और यहां पे हाई मान लो 980 MB यहां पे है। तो क्या इतना ज्यादा ग्रेडियंट है कि ये विंड यहां से यहां पहुंच जाए? यहां से यहां तो तब पहुंचती जब यहां पे 980 होता और यहां पे 910 हो जाता। समझ पाए बात की नहीं? क्लियर है? तो अप्रैल और मई के महीनों में ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट सरफेस के प्रेशर को थोड़ा ऊपर उठा देती है, इसलिए अप्रैल और मई में बारिश नहीं होती। फिर जून में क्या होता है? जून में ये शिफ्ट हो जाती है और अब इसका तिब्बत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अब इसका कोई प्रभाव है नहीं और तापमान तो है ही है तेज। तो अब देखो प्रेशर नीचे जाएगा कि नहीं?
यहां पे 910, यहां पे 980, विंड आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर है बात? ये रिलेशन समझ में आया? हाँ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। हाँ, तुम भी बता दो इसके साथ, तुम्हारा क्वेश्चन भी प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड था। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था जो कल तुम कह रही थी कि पूछना है? हाँ, ठीक है। प्रेशर बेल्ट नहीं समझ में आई बेसिकली, ठीक। दाब पेटी, ये अर्थ है, ठीक है। ये है इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। सन की वर्टिकली ओवरहेड रेज कहां पे पड़ती हैं? बिल्कुल सीधी किरणें कहां पे पड़ती हैं? इक्वेटर पे। यहां पे इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे सन की वर्टिकली ओवरहेड रेज पड़ रही, बिल्कुल सीधी लंबवत किरणें पड़ रही। इसके कारण इक्वेटर खूब गर्म होगा कि नहीं? जब गर्म होगा इक्वेटर और उसके पास के लैटिट्यूड, तो वहां की एयर क्या करेगी? ऊपर उठ जाएगी। जब एयर ऊपर उठ जाएगी तो नीचे प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो, ठीक। तो यहां की एयर गर्म होके ऊपर उठ गई, जिसके कारण सरफेस पे कैसा प्रेशर बना? लो प्रेशर। तो ये पहली पेटी बन गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आई बात कि नहीं? विश्वती निम्न वायुदाब पेटी। हाँ हाँ, वहां पे लो प्रेशर क्यों नहीं बनता? वहां पे लो प्रेशर क्यों नहीं बनता, ये कहना है तुम्हारा? भैया मेरे, वहां पे एयर, एक चीज समझो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी, और ना अपना नोट्स रिवाइज करते हो। प्रेशर के बनने के दो कारण होते हैं, एक थर्मल और एक डायनेमिक। आप समझे बात? केवल तापमान ही प्रेशर को डिसाइड नहीं करता, डायनेमिक कारण भी डिसाइड करते हैं। तो 30 डिग्री पे जो लो प्रेशर बेल्ट बनती है, इसके कारण थर्मल नहीं होते, डायनेमिक होते। खैर, तुम समझो इस चीज को। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट बन गई, ये बात क्लियर है, तापमान बहुत अधिक होने के कारण। अब बताओ पोल पे तापमान कैसा है? पोल पे तापमान कैसा है? ध्रुव पे तापमान बहुत कम होता है, बहुत ठंडा होता है ना, ध्रुव पे बहुत ठंडक होती है। इसके कारण यहां की जो एयर है वो भी ठंडी होगी, और एयर ठंडी होकर भारी होकर कहां पहुंच जाएगी? नीचे। ठीक है, ठंडी चीज है, भारी चीज है, भारी चीज नीचे जाएगी, तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बन जाएगा? है हाई। तो ये कैसी बेल्ट बनी? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों बेल्ट किन कारणों से बनी है? तापीय कारणों से, थर्मल कारणों से। ये बात आ रही समझ? अब ये जो एयर ऊपर उठी थी, समझो इस चीज को, यहां पे कैसा प्रेशर बना देगी? एलॉफ्ट में हाई, एयर जहां पे आ रही है यहां पे हाई होगा, और यहां से एयर नीचे जा रही है तो यहां पे कैसा प्रेशर होगा? लो। तो एलॉफ्ट ऊपर विंड किधर से किधर चलेगी?
हाई टू लो, मतलब इक्वेटर से पोल, ये इक्वेटर से पोल चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंचेगी, यहां पे क्या हो जाता है, जियोस्ट्रॉफिज्म, मतलब कोरियोलिस बल जो होता है वो इसको मोड़ देता है। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, जा ये पोल की तरफ रही थी, जा ये ऐसे रही थी, जा ये पोल की तरफ रही थी, लेकिन कोरियोलिस इसको मोड़ता जाता है और अब ये 30 डिग्री पे पहुंच के ऐसे हो जाती। समझ में आई बात? जा ऐसे रही थी लेकिन कोरियोलिस इसको मोड़ता गया, 30 डिग्री पे पहुंच के ये 30 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल फ्लो होने लगी है एयर। धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी तब नीचे आएगी। तो अब ये यहां से 30 डिग्री पे ही नीचे पहुंच जाएगी। जब ये नीचे पहुंची तो नीचे एयर नीचे आ रही है, तो नीचे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। समझ आई बात? यहां पे कैसा प्रेशर बनेगा, हाई। इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्लियर? हाई प्रेशर। अब देखो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, 60 डिग्री लैटिट्यूड मान लो ये है, ये है, इधर की एयर और इधर की एयर में क्या डिफरेंस होगा, हाँ? जो पोल के तरफ की एयर मास है वो ठंडी होगी और जो नीचे वाली एयर मास है वो उसके रिलेटिवली गर्म होगी। होगी कि नहीं? तो 60 डिग्री पे ये गर्म एयर मास और ये ठंडी एयर मास एक दूसरे से टकरा रहे। ठीक, अब जब टकराएंगे तो जो गर्म एयर मास होगी वो ऊपर चली जाएगी। अब पहले ये दोनों बाजुएं सरफेस पे दबाव डाल रही थी, अब एक बाजू ऊपर चली गई, तो अब का प्रेशर पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं? तुम्हारे क्वेश्चन एड्रेस हो गया? समझ पाए बात? गर्म और ठंडी एयर मास टकराई, गर्म एयर मास ऊपर चली गई, तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बना, पहले की अपेक्षा लो, क्योंकि यहां पे गर्म एयर मास क्या हुई है, ऊपर चली गई। तो सरफेस पे कैसा प्रेशर बना, लो प्रेशर। समझ आई बात? ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये प्रेशर बेल्ट्स है। क्लियर है बात? अभी विंड कैसे चलेगी सरफेस पे, हमेशा हाई टू लो चलती, तो हाई से लो विंड चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सीधी नहीं चल पाएगी, क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगेगा, कोरियोलिस फोर्स। और अगर हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, नदन हेमिस्फीयर में अभी हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस किधर मोड़ता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, राइट। तो इसका राइट क्या होगा, ये होगा कि नहीं? तो इस पूरी बेल्ट में कैसे विंड चलेगी, ये, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन। ठीक है बात? इसी प्रकार से यहां से हाई इधर लो, तो हाई टू लो विंड चलेगी। चल रही कि नहीं हाई टू लो? लेकिन अगेन कोरियोलिस को किधर मोड़ेगा, लेफ्ट मोड़ेगा। नदन हेमिस्फीयर में है, राइट मोड़ेगा। तो राइट इसका क्या है, ये है राइट। तो यहां पे विंड, ये देखो किधर से किधर चल रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। ऐसे चल रही है, साउथ वेस्ट से चल रही है। लेकिन इजी हो जाए प्रोसेस, इसके लिए हम कह देते हैं कि साउथ वेस्ट से नहीं, वेस्ट से चल रही, वेस्टर्ली बोल देते हैं इसको, पछुआ पवन। ये कौन सी पवन है, वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। ठीक है बात? फिर ऊपर यहां पे हाई यहां पे लो, वे विंड ऐसे चलेगी। अगेन कोरियोलिस को किधर मोड़ेगा, राइट की तरफ। राइट इसका क्या है, ये। तो अब देखो ये विंड कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है कि नहीं?
ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ हटा दें सिंप्लीफिकेशन के लिए तो हम कहते हैं ईस्ट, तो इसको नाम क्या दे देते हैं हम, पोलर ईस्टर्ली, ध्रुवी पूर्वा। समझ में आई बात? तो ये है प्रेशर बेल्ट्स एंड बिकॉज ऑफ देम कहां पे कौन सी विंड चल रही। ठीक है, क्लियर? और क्या क्वेश्चन था, एक एंगुलर मोमेंटम का। देखो इस पे बहुत मत जाओ, आप कई उसमें देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये जो जेट स्ट्रीम में मैंने पढ़ाया, बुक्स आपने सर्च करी होंगी, करी है कि नहीं बुक सर्च? एंगुलर मोमेंटम को ऐसे समझो, ये अर्थ का एक्सिस है जिसके चारों तरफ ये घूर्णन करती है। ठीक, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। ये है इसका एक्सिस, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, बहुत ज्यादा टिल्ट कर दिया, इतना नहीं होता है इन एक्चुअल 22.5 डिग्री। अब ये बताओ कि कोई भी जो स्फीयर है, स्फीयर, उस स्फीयर में जैसे जैसे आप उसके, जैसे अर्थ एक स्फीयर है, यहां पे ग्लोब नहीं वरना मैं दिखाता आपको, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? मैं कह रहा हूं सरफेस पे आप आगे की तरफ बढ़ते जाए तो ये जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो डिस्टेंस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है कि नहीं? समझ पाए? देखो कम हो जाती है कि नहीं? यहां पे देखो इतनी है, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी, यहां पे इतनी, डिस्टेंस कम होती जा रही है। समझ आ रही बात? अब अर्थ की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करती है। एंगुलर मोमेंटम संरक्षित तब रह पाएगा जब उसमें से जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, P इज इक्वल टू mvr, फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्टेंस भी मेंटेन रहे। लेकिन डिस्टेंस तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, होती जा रही है कि नहीं? डिस्टेंस कम होती जा रही है, आप सामने देखिए। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है तो डिस्टेंस को भी बनाए रखना होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वेटर पे ज्यादा और ऊपर कम। अगर एंगुलर मोमेंटम संरक्षित रखना है तो जो डिस्टेंस है वही मेंटेन रखनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे ज्यादा और यहां पे कम। तो इस स्थिति में जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करेंगी, मेंडर करने लगेंगे। समझ पा रहे हो बात कि नहीं? मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, आप इक्वेटर पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे थे, इतना, और जैसे जैसे आगे, ऐसे इसको, रुको दूसरी तरीके से बताता हूं। इक्वेटर पे इतना चल रहे थे, लेकिन जैसे आगे जा रहे हैं आप, अब कम चल रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना आप यहां पे चले उतना ही आप यहां पे चले। तो आप कैसे इस चीज को करेंगे? आप सीधा ना चल के थोड़ा सा मिएंडरिंग पाथ ले लीजिए। अब आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो बड़ी उतनी ही हो गई कि नहीं, बताओ? जितना कम ये डिस्टेंस होती जाएगी उतना ही ज्यादा आपको मिएंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखना है। समझ आ रही बात?
तो इसीलिए जेट स्ट्रीम्स जैसे जैसे लैटिट्यूड में आप आगे बढ़ते जाते हैं वो क्या करती जाती है, मिएंडर करती जाती है, ज्यादा उनका मिएंडर पाथ होता है। क्लियर, समझ आया कंसेप्ट? अब और क्या था, ये हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, समझ में आ गई, ये हो गया, ये हो गया। हाँ तुम बताओ तुम्हारा क्वेश्चन। प्रेशर बेल्ट में हो गया, समझ आ गया, क्या था वैसे क्वेश्चन? नीचे नहीं जाएगी, वो दोनों सरफेस पे ही है ना, दोनों सरफेस पे ही हैं, एक कंपोनेंट ऊपर उठ गया, ठीक, तो पहले की अपेक्षा अब वहां पे लो प्रेशर हो गया, ठीक है, वही उनका भी क्वेश्चन था। तुम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है बाकी? अब फिर बाद में मत आना मेरे पास ये चैप्टर लेके ना, क्वेश्चन करना चाहिए था अभी तक। समदाब रेखाएं, आइसोबार्स, समदाब रेखाएं, बोलो और। आइसोबार पता है किसी को? समदाब रेखाएं क्या होती हैं? हाँ बिल्कुल, आइसोबार्स वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि उन पॉइंट्स को जोड़ती हैं जहां पे समान दबाव होता है। बात आ रही समझ? जैसे देखो, ये अर्थ है, ठीक, और मैं बात कर रहा हूं कौन से आइसोबार की, कौन सी समदाब रेखा की? ऐसी समदाब रेखा जहां पे हर जगह, जिसके हर पॉइंट का जो प्रेशर है मान लो 990 MB है, ठीक है बात? तो अब मान लो ये पॉइंट यहां पे पहला पॉइंट है जहां पे 990 MB है, फिर ये पॉइंट 990, ये 990, 990, 990, 990, तो ये सारे पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे प्रेशर कितना है 990 MB। तो वो लाइन जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हो वो क्या होगी? आइसोबार। इसके हर एक जगह पे अगर आप प्रेशर देखेंगे तो कितना होगा? किसी भी पॉइंट पे उठा लीजिए, प्रेशर कितना होगा? 990 MB। समझ आ रही बात? 990 MB। अब एक बात बताइए, मैंने ये समदाब रेखा बिल्कुल सीधी नहीं बनाई, बनाई क्या? थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, क्यों? बहुत बढ़िया। प्रेशर कैसे बनता है या चेंज होता है? एक अभी आपने देखा, थर्मल कारण होते हैं, डायनामिक कारण भी होते हैं, लेकिन थर्मल कारण। तो एक लैटिट्यूड पे मान लो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड था, तो मान लो ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां पे ये 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, तो यहां पे समदाब रेखा तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हर जगह एक जैसा सूर्य बर्ताव कर रहा होगा कि नहीं? तो समदाब रेखा तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हर जगह सूर्य एक जैसा, सूर्य तो एक जैसा प्रभाव डालता है, लेकिन सरफेस पे क्या एक जैसा प्रभाव पड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो इसके कुछ भाग में कहीं पे क्या होगा? ओशन, और कुछ भाग में क्या है? लैंड। तो आप सब लोगों को पता है कि ओशन ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है,
इसकी अपेक्षा लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जब इसके तापमान में ज्यादा बदलाव होगा तो इसके प्रेशर में भी तो ज्यादा बदलाव हो जाएगा, इसमें कम बदलाव होगा। तो क्या सीधी लाइन खींच पाएगी आइसोबार में? नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हुआ? तो जो आइसोबार है वो जनरली आपको स्ट्रेट, थोड़ा बहुत स्ट्रेट मिलेगी, लेकिन वो जब आइसोबार्स आप देखेंगे तो उसमें ऊपर नीचे भी होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी डिफरेंशियल। ठीक है, क्योंकि लैंड और सी एक जैसा प्रभावित नहीं होते, अलग अलग रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए सीधी लाइन नहीं खींचेगी आइसोबार में। क्लियर? इस बार यूपीएससी में ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आए हैं? प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। समझ रहे हो? तो एक जो ये बीच में कुछ लग रहा था कि चलो इन्वायरमेंट तो बहुत, और इन्वायरमेंट वैसे की वैसे बना हुआ है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कम नहीं होने हैं अब, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और उसके असर दिख रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन उतने ही आते रहेंगे, लेकिन ज्योग्राफी फिर से रिवाइव कर रही है। जो इस बीच में हाल फिलहाल में कुछ नीचे गया था ज्योग्राफी का ग्राफ, वो फिर से 20 क्वेश्चन, मतलब अगर आप थोड़ा कमजोर हैं ज्योग्राफी में तो आप गए, प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा। समझ रहे हो? जो कहा जाता था कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोर सब्जेक्ट का मतलब 15 से 20 क्वेश्चन। तो कोर क्वेश्चन की जो स्टेटस था, जो वो ज्योग्राफी ने फिर से हासिल किया। इस बार 20 क्वेश्चन आए, और अब ये कुछ सालों तक ट्रेंड बना रहेगा ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस का। तो ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा डिफरेंट है ये सब्जेक्ट, ठीक है ना? सोशल इश्यूज जैसा नहीं है या हिस्ट्री जैसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इसको। आप ये सोचे आप बिना पढ़े घर से आ जाएंगे और आप आगे सब समझते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो पढ़ाया गया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तुम लोगों ने, जितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ये इसलिए पूछा कि क्योंकि तुमने जाके इसको पढ़ा दोबारा, तभी डाउट्स रेज होते हैं दिमाग में। नहीं पढ़ा होता तो डाउट्स आते ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो ध्यान देना है अब आपको। कल हम लोग इन सब से थोड़ा आगे पहुंच गए थे। अच्छा, किसी दिन मैं टेस्ट भी लूंगा आप लोगों का, क्लाइमेटोलॉजी में अब तक जितना हुआ है। एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर, टेम्परेचर वाला चैप्टर, और प्रेशर और विंड्स वाला चैप्टर, ये हो गया है। इसका टेस्ट लूंगा। क्लियर है? एक रेफरेंस बुक भी आप लोग अपने पास रखिए। मैंने बताया है, माजिद हुसैन की जो नई वाली बुक आई है, जिसमें एक साथ सारा कंपाइल करके उन्होंने दिया है, फिजिकल, ह्यूमन, इंडियन ज्योग्राफी, सारा कंपाइल कर दिया है। तो एक बुक हो तो सही रहता है, अलग अलग भटकने से कोई बहुत वो नहीं है। तो नई वाली ही बुक लेना, पुरानी वाली बहुत वो बेकार बुक है इनकी। नई बुक जो इसमें सारा कुछ एक जगह कंपाइल कर दिया है, वो रखना है, प्लस एनसीईआरटीज। स्टार्ट आपको एनसीईआरटीज पढ़ने से करनी है, क्लास के नोट्स हैं आपके, और प्लस वो रेफरेंस बुक। 3 चीजें आपको देखनी। क्लियर? और हाँ, एक बात और, क्योंकि आज कुछ नए चेहरे भी यहाँ पे हैं, मैं बता दूं, इस बार के जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, एटलस। और सैडली कोई भी टीचर इसको करा नहीं सकता। एटलस एक ऐसी चीज है, मैपिंग एक ऐसी चीज है जो आपको खुद से ज्यादा करनी होगी। टीचर कराएगा, ऐसा नहीं कि टीचर नहीं कराएगा, लेकिन उसको आपको खुद से ज्यादा करना होगा।
और उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब भी कोई चीज पढ़ाई जाती है तो आप मैप खोल के बैठिए सामने। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, मान लो मैंने ये टर्म इस्तेमाल किया, तो आप यूरोप का मैप ओपन करिए और देखिए ब्रिटिश किस लैटिट्यूड में, ब्रिटेन किस लैटिट्यूड में, और उस लैटिट्यूड वाली बेल्ट में और कौन कौन सी कंट्री है। अब मैंने केवल ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट बताया, आपने एटलस खोली तो आपने क्या क्या देखा कि ब्रिटेन जिस लैटिट्यूड में है उस लैटिट्यूड में और कौन कौन सी कंट्री है, कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके वेस्ट में है। उसके पास में ही थोड़ा सा ऊपर देखे तो आपको मिल गया नॉर्थ सी, तो आपने कहा अच्छा नॉर्थ सी भी है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? इसमें शुरुआत कहीं एक स्टेप से होगी, लेकिन आप देखते 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 ऑब्जर्व करते करते 1 से 10 चीजें ऑब्जर्व कर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एटलस ओपन करना होगा। सबके पास है एटलस? या तो ऑक्सफोर्ड की या ओरिएंट ब्लैक स्वान की। जिसके पास नहीं है ये इन्वेस्टमेंट कर लो, और एटलस को जब तक ज्योग्राफी पढ़ते हो या क्लास हो रही ज्योग्राफी की हो, उसको लेके आओ, एटलस को साथ में लेके आओ। थोड़ा जब बोर हो जाया करो पढ़ते पढ़ते, बाकी सब कुछ कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो डेली रूटीन में बोर हो गए, तो चलो आप रशिया का मैप देखते हैं कहां पे क्या है। ठीक है ना? मॉस्को जाना है ना सबको, पुतिन से मिलने। लंदन जाना है ना किंग से मिलने, माई बाप। तो जरा देखो खोल के कि कहां है, कितनी दूर जाना पड़ेगा, किस किस रूट से जा सकते हैं। अब देखो ये पढ़ नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो क्या? तो आपका दिमाग आपको रजिस्टर नहीं करेगा। वो इसको बोलते हैं कि आपको जो एक गेम खेलने में जो मजा आता है वैसा मजा देगी। तो खाली टाइम में जब पढ़ने का मन नहीं तो इस तरीके की चीजें किया करो, मैपिंग किया करो, बहुत जरूरी है। ठीक, ये क्लियर? अभी आगे चले, कोई समस्या? ये प्रैक्टिस मैंने टेम्परेचर वाले चैप्टर में नहीं करी थी कि चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपसे पूछा हो। तो एक मौका मैं और देता हूं अभी, हफ्ते भर का नहीं, हफ्ते भर नहीं, 3-4 दिन है आपके पास। आप वो टेम्परेचर वाला चैप्टर भी पूरा रिवाइज कर लीजिए, और इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो नए लोग हैं वो भी, जिन्होंने जब टेम्परेचर पढ़ाया था यहाँ पे नहीं प्रेजेंट थे, दूसरे की कॉपी लो, उसके साथ बैठो, अपने नोट्स बनाओ, उससे समझो, और जो नहीं समझ में आता है वो क्वेश्चंस नोट डाउन करो। और आज के 3-4 दिन बाद, जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया, वैसे ही वो डाउट्स आप लोगों के एक दिन पूरा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? कोई समस्या किसी को? लेकिन एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग साथ चलिए, कुछ लोग साथ नहीं चल रहे हैं, वरना फिर एफर्ट करने का मन नहीं होता, फिर होता है कि चलो ठीक है पढ़ाना है, आओ पढ़ाओ जाओ। आदमी एक्स्ट्रा कब डालता है, खुद सोचो आप, एक्स्ट्रा कब देता है वो? जब वो लग रहा हो कि हाँ ये साथ चलने को हमारे तैयार है। समझ रहे हो बात? अब मैं रोज नए नए तरीके लाऊं, मेथड लाऊं समझाने के, और जो हो चुका है उससे मैं आपके डाउट्स पूछूं, लेकिन आप उसको करने को राजी नहीं, तो कुछ दिन बाद मैं भी छोड़ दूंगा कि ठीक है मेरा मैंडेट है सिलेबस को कवर करना, मैं सिलेबस को कवर करूंगा, जाऊंगा, पैसे लूंगा, बात खत्म। तो वो ना हो। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं, साथ रहिए, पढ़िए। जब यहां पे आए हैं तो क्यों आए हैं? पढ़ने ही तो आए हैं। घर जाके इतना तो समय निकाल सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे समय निकालिए, पढ़िए। मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्लियर है बात? तो टेम्परेचर वाले चैप्टर में
आज वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि केवल 3-4 लोग ही बोल रहे हैं कि ये पूछना है। मुझे पता है आता है, बाकी लोगों को भी नहीं है, आता नहीं है, लेकिन बस वही है कि उन्होंने जाके देखा ही नहीं कि मुझे आता है कि नहीं आता, उन्होंने देखा ही नहीं, ये दिक्कत है। तो वो दिक्कत अब आगे रिपीट ना हो। हम लोग किस चैप्टर में थे? ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड रेन, प्रेसिपिटेशन। ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता, मेघ और वर्षण। ये 3 प्रकार की चीजें थी ह्यूमिडिटी में, अब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बताओ भाई क्या थी अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? क्या? आयतन में, हाँ बिल्कुल सही। क्या था भाई बताओ? 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। इसमें क्या था? एयर के एक इकाई आयतन में जिसकी जो मेजरमेंट है वो मीटर क्यूब होगी, एक इकाई आयतन में कितना जलवाष्प है, यही तो था, ठीक है बात। स्पेसिफिक, ये क्या था? यहां पे क्या देखते थे? भार देखते थे कि इतने किलोग्राम एयर में इतने ग्राम जलवाष्प उपस्थित है, ठीक है ना। यही तो देखते थे, ये एयर है, इस एयर का वेट इतने किलोग्राम है और इसमें इतनी जलवाष्प है, उसका वेट ग्राम में। तो ये क्या क्या था? ग्राम भाई किलोग्राम, यही तो था ना। वेट देखते थे इसमें वॉल्यूम में, इसमें वेट में। और फिर थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या था? रेशियो, किस चीज का रेशियो? एक एक करके बताओ, हाँ आप बताओ किस चीज का रेशियो था? सापेक्षिक आर्द्रता। कल आई थी आप? नहीं आई थी? कीर्ति, जलवाष्प और उसका तापमान, इसका रेशियो था। कितना होना चाहिए? हाँ चाहिए तो बहुत कुछ, कैपेसिटी कितनी है? क्यों भाई, इधर बताओ तुम लोग, क्या था रिलेटिव ह्यूमिडिटी? ठीक है, डिवाइड बाय एयर का कितना?
पीछे बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर अच्छा एक बात बताओ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में दिखाते थे, इसका मतलब है दोनों की यूनिट ऊपर और नीचे वाली की एक होंगी, तो एक में वॉल्यूम और एक में कुछ और कैसे हो जाएगा? रिया नाम है तुम्हारा, रिया सही बता रही थी। यार तुम लोग बहुत अति कर देते हो, कल कैसे मैंने बॉटल के एग्जांपल से बताया था, अब वो भी भूल गया तो फिर बच्चों से भी स्थिति खराब है। याद है वो 40 पानी था, याद आया कुछ? क्या याद है? इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है? 100। ये है इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, इतना पानी ये ले सकती है, और ले कितना रही है? अभी कितना पानी है इसमें? 70 है, 80 है, तो कितना मॉइस्चर है डिवाइड बाई उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। समझ आई कि नहीं? नहीं आई समझ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि कितना वेपर प्रेजेंट है डिवाइड बाई उसकी मैक्सिमम, उसकी क्षमता पूरी। तो पूरी क्षमता कितनी होती है? 100 का कितना प्रेजेंट है अभी इस बॉटल में? 80। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 80%। समझ आई बात कि नहीं? 100 यूनिट पानी ले सकती है, 80 यूनिट पानी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 हो गई। 100 यूनिट पानी ले सकती है बॉटल में, इसमें केवल 10 यूनिट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 10। वर्षा कब होगी? इस बॉटल से पानी बाहर कब गिरेगा? जब ये पानी पूरा यहां तक भर जाए। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तब उसके बाद जाके क्या शुरू होगा? बारिश। समझ आई बात कि नहीं? तो बारिश होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बढ़ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो बारिश नहीं होगी, इसका मतलब हवा क्या है? सूखी है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हवा में नमी ज्यादा है। हवा में नमी जैसे ही 100 पहुंचेगी, बारिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बात? तो अब ह्यूमिडिटी के सीधे बारिश तो नहीं होगी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बारिश होगी, लेकिन बारिश होने से पहले क्या बनेगा? क्लाउड्स, बादल। और बादल बनने के लिए जरूरी क्या है? कंडेंसेशन, संघनन। संघनन के लिए क्या जरूरी है? तापमान में गिरावट। ठीक है? तो जब तापमान में गिरावट होती है, तो ये जो ह्यूमिडिटी या वेपर प्रेजेंट है, ये वेपर, ये जलवाष्प, इसके जब तापमान में आप गिरावट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बताइए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। ये तो भाई कक्षा 6 की फिजिक्स की चीजें हैं, है कि नहीं? किसी ठंडी बॉटल पे क्या करो? ब्लो करो और देखो किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है कि नहीं? तो वेपर या जो जलवाष्प है उसको ठंडा अगर होगा, उसका तापमान नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो ड्रॉप्स में बदल जाएगा। ठीक, इसी को बोलेंगे कंडेंसेशन। क्लाउड क्या है? इन्हीं ड्रॉप्स का समूह। ठीक है? जब ये
काफी हैवी हो जाएंगी एक साथ इकट्ठा होके, तो नीचे से इस पे क्या लग रहा है, सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन ने बताया है, क्या बताया, सेब कहां गिरा था, नीचे की तरफ। आप खुद को ऊपर उछालिए, तीसरे चौथे मंजिल पे खड़े होइए और एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए कहां जाते हैं। या तो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो जल बूंदे हैं जो कि क्लाउड्स के रूप में है, ये क्या होंगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे आ जाएंगे, और यही क्या है, रेन। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। एक्सपेरिमेंट मत करना भैया, वो बड़ी समस्या हो जाएगी। अच्छा करना तो फिर हाई राइज बिल्डिंग से करना, फिर कोई समस्या ना हो, मतलब 10-15वें माले से कूदना है, ये 2-3 मंजिल से ना करना ये एक्सपेरिमेंट, हाथ पैर टूट जाएंगे, समस्या हो जाएगी वो अलग। हाँ ये भी हो सकता है, खतरे बहुत हैं। पता लगा शक्ति जागृत करने गए और शक्ति पूरी तरीके से जागृत हो गई। हम नोट में क्या लिख के जाओगे कि इन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंट करने को। हम अपने आप को तब तक वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे मेंटल एसाइलम वाला, मानसिक रोगी वाला, कि हमारी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे, पुलिस वाले कहेंगे जाने दो इसको। भारतीय न्याय संहिता और ये सब बदल रहे हैं ना, बदल रहे हैं आईपीसी सीआरपीसी। क्वेश्चन ये है कि क्या सच में ये रिफॉर्मेटिव स्टेप है आईपीसी सीआरपीसी, क्या सच में रिफॉर्मेटिव है। एक कपिल सिब्बल सुना होगा, कपिल सिब्बल का नाम सुना होगा, देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से है। वो कुछ एक जगह डिबेट कर रहे थे, क्या ये सचमुच कॉलोनियल लॉ से निकल के एक रिफॉर्मेटिव लॉज बनाने की तरफ काम किया गया है। जी नहीं, बहुत कमियां हैं, बस उसका सेक्शन बदल देने से कुछ नहीं हो जाता। कि फांसी की सजा 302 में थी तो अब उसको फांसी, क्योंकि रेप 376 में था, रेप तो इसका मतलब प्रायोरिटी में बहुत नीचे रखा गया, उसको 100 से पहले कर दें। 302 फांसी 302 नंबर है, इसका मतलब पीछे रखा गया, उसको 100 से पहले कर दें। इससे कोई थोड़ी होता है ना। आपके लॉज जेंडर न्यूट्रल हैं जो आप बनाने जा रहे हो, है क्या जेंडर न्यूट्रल, ना पहले थे अब तो और नहीं है। एक बात होती है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में जो प्रेशर ग्रुप जितना ज्यादा अपनी मांग रख पाएगा, दबाव बना पाएगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस दबाव को मानेंगी, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित हो। अगर दबाव ये बना, मान लीजिए, मैं आरक्षण की विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है आरक्षण होना। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण होना चाहिए। लेकिन लेकिन वो पॉलिटिकल गिमिक नहीं बनना चाहिए कि हमको इसका वोट चाहिए तो चलो अब इस जाति को भी हम आरक्षण में शामिल कर लेते हैं, ओबीसी में शामिल कर लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। आरक्षण की मूल भावना क्या थी बताइए? ऐसे वर्ग जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं उनको बराबरी पे लाना। कि आरक्षण का मतलब यह था कि एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार रही हो वो क्या कहे कि चलो इस जाति का वोट हमको मिल जाएगा तो इससे वादा करते हैं कि तुमको हम आएंगे तो आरक्षण देंगे। कि
क्या ये पर्पस था? मेरी बात सुन, क्या ये पर्पस था आरक्षण? लेकिन जैसे ही कोई ये बात बोल लेगा, क्या साबित कर दिया जाएगा कि आरक्षण विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। देखो संविधान क्या कहता है आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में। वो ये नहीं कहता कि हमको चुनाव जितवाने के लिए प्रॉमिस करना है। वो कहता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि लोकतंत्र में जो भी दबाव समूह इकट्ठा होकर अपना दबाव पड़वा पाएगा, वो कह देगा कि कहो ये गोबर नहीं ये सोना है, तो पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी हाँ ये सोना है, सोना नहीं डायमंड है। अगर महिला एक बड़ा वोटर बैंक बन रही है, 51% से ज्यादा, सबको आंख उधर गड़ाए हुए हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो कैसे खुश करेंगी? अब वो उनकी बढ़ोतरी के लिए करो तो ठीक है, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करेंगी। अब वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन समझते हो भाई? कोई लिखा के ऊपर से थोड़ी लाएगा है कि महिला कभी कुछ कर ही नहीं सकती, गलत है क्या? आप सिटीज में देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखिए सिटीज में, हस्बैंड वाइफ पे नहीं, वाइफ हस्बैंड पे कर रही, मतलब दोनों हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता ऐसा नहीं होता, ज्यादातर यही है, पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष डोमिनेट करता है। लेकिन क्या लॉज में कोई प्रोविजन ही नहीं होना चाहिए क्या? लॉज मस्ट बी न्यूट्रल, न्यूट्रल होने चाहिए लॉ। कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई धर्म, कोई समुदाय, कोई लिंग, मात्र इसलिए कि यह व्यक्ति फला लिंग का है, फला धर्म का है, फला जाति का है, इसलिए वो ये काम कर ही नहीं सकता, ये मान के आप लॉज लिख रहे हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? आप पहले से मान के ही चल रहे हैं कि भाई अमुक धर्म का व्यक्ति है, तो कोई केस अगर बनेगा तो ये इसने कुछ नहीं किया होगा, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। अमुक लिंग का है, महिला है, तो वो हमेशा पीड़ित ही होगी। देखो कैसे कैसे केसेस आते हैं, 14 15 लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है, पुलिस वाले भी सब जानते हैं। लेकिन जब वो सोशल मीडिया में एक पूरा वो बन जाता है, तब जाके कोई छोटा सा स्टेप लेते हैं। तो क्या सच में हम एक ऐसे समाज की निर्माण करने जा रहे हैं इन लॉज से, आईपीसी सीआरपीसी को बदल के, जो न्याय संहिता हुई आए, जो सबके लिए एक समान हो? या फिर वही धारणा जो डिस्क्रिमिनेशन की तब थी, वही अब अलग अलग फॉर्म में आ गई? जो आपका वोट बैंक बनता दिखेगा, आप उसके समर्थन में गलत चीजें लिखेंगे कानून में। समझ पा रहे हैं बात? तो लॉज हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए, वो प्रीजुडिस्ड नहीं होने चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए। मान लो आपके पास दो व्यक्ति आए, ठीक, एक मेल एक फीमेल, दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट है और दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई, तो क्या तुम पहले से ही इस पूर्वाग्रह से अगर हो कि फीमेल कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, तो क्या तुम सच में न्याय कर पाओगे? आप बताइए। तो प्रीजुड्यूस्ड माइंड सेट से, और ये प्रीजुड्यूस्ड है क्यों? क्योंकि वोट लेना है। महिला अब एक वोट बैंक बन गई, 33% रिजर्वेशन लोकसभा में होने जा रहा है,
2027-28 से। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूं? वो ये है कि क्या इस पे क्वेश्चन बनेगा मेंस में कि क्या ये जो आईपीसी सीआरपीसी खत्म करके ये जो नई दंड संहिता न्याय संहिता लाई जा रही है, क्या ये सच में एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है? तो आपको लिखना होगा कि हाँ भाई रिफॉर्मेटिव स्टेप है, ये देखिए ये बदलाव किए गए। लेकिन जब उसके ड्रॉबैक्स लिखना होगा तो आपको ये सब चीजें लिखनी होगी कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसमें पनिशमेंट कुछ जगहों पे बहुत हार्श कर दी गई है, ड्यू प्रोसेस को कई जगह पे फॉलो नहीं करने की बात हुई, एजेंसीज को काफी जो बोलते हैं पावर बढ़ा दी गई है। आप सब ने शायद अगर सोसाइटी पढ़ा तो एक चीज पढ़ी होगी कि राज्य और नागरिक दो चीज होते हैं। राज्य माने सरकार, इन दोनों के संबंध में निरीह कौन है, दीन दुखी कौन है? हा? नागरिक। भाई राज्य के पास सारी पावर है, एक पुलिस वाला चाहे तो कुछ भी कर दे, राज्य का जो सबसे नीचे का कांस्टेबल है वो जो चाहे वो कर ले, उसके पास सारी पावर है। तो राज्य बहुत पावरफुल है और वहां का नागरिक बड़ा निरीह है। तो उस निरीह नागरिक को राज्य के खिलाफ सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। कैसे? इस नागरिक के खिलाफ आप कार्रवाई करते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इसके ये मौलिक अधिकार हैं, ये कोर्ट है जो इसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। लेकिन क्या करते जा रहे हैं आप? राज्य को और ज्यादा शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। नागरिक जो पहले से निरीह था वो राज्य के सामने और निरीह होता जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, उसके प्रोविजंस क्या हैं जिसके अंतर्गत अरविंद केजरीवाल से लगा के सबको अंदर कर दिया गया और जमानत ही नहीं होती। वो तो केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सोचो तुम्हारे खिलाफ लग जाए तो क्या होगा? तुमको तो बचाने के लिए कपिल सिब्बल भी नहीं है, जिंदगी भर जेल। सेक्शन 45। तो क्या आप सच में उन लॉज का निर्माण कर रहे हैं जो न्याय करें? ठीक है बात। तो सुधार देखो होगा क्या इस सब उस पूरी प्रक्रिया में कि आप जो मटेरियल पढ़ेंगे उस मटेरियल में बहुत तारीफ होगी। देखो भारतीय न्याय संहिता ने जो फांसी 302 में था, प्रायोरिटी में इतना नीचे था, देखो उसको सेक्शन इतने में कर दिया। और जब वाह ताली पीटो, जय मोदी जी। ठीक, ये खूब कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो कम पढ़ने को मिलेंगे। लिखना आपको वो भी है अच्छी भाषा में, क्रिटिसाइज करता है, होता है ना क्रिटिकली एनालाइज। तो क्या करोगे उसमें? क्रिटिकली एनालाइज में लिख दोगे बहुत बढ़िया हुआ, जय मोदी। ये तो नहीं लिखना है, उसको आपको एनालिसिस करना होगा, जो उसकी कमियां हैं उसको बताना होगा। ठीक है, खैर चलिए इस पे आते हैं। तो भैया एक बात ये ही है कि इस शैम लोकतंत्र में अगर आपको वास्तव में कुछ पाना है, कीड़े से बढ़ के ऊपर कोई जिंदगी चाहिए, तो एक ही तरीका है उसका, सिलेक्शन ले लीजिए। वरना जो एक व्यक्ति जो पावरफुल है वो जिस दिन चाहेगा जैसे चाहेगा आपको घसीट देगा। ये सब केवल बनावटी बातें हैं कि कोई ये है वो है वो है। 4 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में, आपको एक कांस्टेबल आपके जेब में हीरोइन रख के उसमें किया साबित कर देता है। अभी लखनऊ में हुआ केस,
उसका दोस्त को आईपीएस था तो बच गया वो, उसके बैग में डाल दिया, बोला ये इसमें किया है। तो एक ही तरीका है इस कीड़े वाली जिंदगी से बाहर निकलने का, वो है सिलेक्शन ले लो। और सिलेक्शन ले लो, फिर आमने सामने सब कीड़े दिखेंगे और उनके साथ वही सलूक करो जब तुम जो कीड़े होते तो तुम्हारे साथ किया जाता। कोई दयालुता, कोई सहृदयता कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, ये बात ध्यान रखना। जो पावरफुल है वो पावरलेस को एक्सप्लॉइट करेगा, उसका शोषण करेगा। शोषण कभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। जब जाएगा, चला जाएगा पूरी तरीके से, तब तुम लोग भी बहुत उदार बन जाना। लेकिन अभी कुछ नहीं, एक ही तरीका है, शक्ति हासिल करो, पावर। वरना अभी जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा आप देखेंगे कई ऐसी मुश्किलों में फंसेंगे आप, तो आपको पता चलेगा पावर की इंपॉर्टेंस क्या होती। ठीक है, तो बहुत अच्छी फेज में हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, इन चीजों से मोटिवेट हो कि अगर नहीं कर पाए तो हमारा जीवन कैसा होगा, अगर कर ले गए तो क्या होगा। ये दोनों चीजें रखो अपने दिमाग में। और ये कोई नहीं जनता की सेवा है, बकवास, कुछ नहीं जनता की सेवा, कुछ नहीं। ये सब इंटरव्यू में बोलने के लिए होता है केवल। खूब भ्रष्टाचार करो, खूब पैसा कमाओ, सच बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। बकवास की बातें तो कुछ कोई सब किताबों में पढ़ते ही हैं आप। ईमानदार वो व्यक्ति तब तक होता है जब तक उसको बेईमानी के रास्ते नहीं मिल जाते, तब तक ईमानदारी बहुत बढ़िया लगती है। जब 1 करोड़ कैश में तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तब देखेंगे कितना ईमानदार होगे। और क्यों ना ले, क्यों ना ले। इस देश में ऐसा एक तंत्र बताओ जो ईमानदारी से काम करता हो, एक तंत्र। हॉस्पिटल्स करते हैं क्या? शैक्षणिक संस्थान करते हैं क्या? न्यायपालिका करती है क्या? विधायिका करती है क्या? कार्यपालिका करती है क्या? अभी तक खुद सोच के देखना, कभी बचपन से आज तक कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, खुद पता चल जाएगा तुमको, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल, हॉस्पिटल, चौराहा, तो बाइक से हेलमेट लगा के जाते हो ना, खड़े रहते हो। मंत्री जा रहे हैं 20 मिनट खड़े रखे जाते हो जब तक उनका वो निकल नहीं जाता। क्यों? लोकतंत्र में तो सब बराबर होते हैं, यही तो सिखाया गया आपको। तो बराबर है तो आपको 20 मिनट क्यों रखोगे, रोका गया? और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कांस्टेबल ने गाली दे दिया। आपको तो बताया गया था कि नहीं, आपके अधिकार हैं, आपको कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, विधिक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन गाली नहीं दे सकता, चाटा नहीं मार सकता। और जाके करके देखना ही, उसको बोलना कि सुनो, आर्टिकल इतने में हमारा मौलिक अधिकार है, देखना क्या करेगा तुम्हारा। कहां जाता है वो मौलिक अधिकार? लथेड़ लथेड़ के वही मारेगा, गिरा गिरा। कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं, और तो बात छोड़ो। तो किसके मौलिक अधिकार है यहां पे? अरविंद केजरीवाल का मौलिक अधिकार है। क्यों? पैसा है, शक्ति है, पावर है। तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं। इस देश में एक बहुत बड़ी बात गैंग साहब वसेपुर में कही थी उसने, सिनेमा और क्रिकेट ने लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इस देश में कभी कोई क्रांति नहीं हुई, जबकि कितनी असमानताएं हैं इस देश में, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों क्रांति नहीं हुई? लोगों को पढ़ा दिया गया शांति, शांत रहो। रशिया में क्रांति हुई ना, अमेरिका में क्रांति हुई ना, पढ़ते हो ना अमेरिकन रेवोल्यूशन। फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस देश में क्यों नहीं हुई? आपके दार्शनिकों ने आपको अक्री बना दिया,
आपको अपनी वस्तु स्थिति को एनालाइज करना ही नहीं है कि आप कैसे कीड़े का जीवन जी रहे हैं। और जिस दिन मासेस को यह पता चल गया कि हाँ उनको एक कीड़े का जीवन जिलाया जा रहा है, 99.99% लोग। पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या है बताइए? आपका अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पे पैसा काट लिया जाता है। काट लिया जाता है कि नहीं? आपका पैसा काट दिया जाता है। और इंडस्ट्रियलिस्ट का 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया जाता है। और आपका खुद का पैसा मिनिमम ना रखने पे काट दिया जाता है क्या समानता? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात के 1 बजे कुछ लोगों के मौलिक अधिकार के लिए खुल जाता है, और तुम कभी अप्रोच करना अपने मौलिक अधिकार बचाने के लिए, देखना सुप्रीम कोर्ट बुढ़ापे तक पहुंच पाते होगे नहीं। सारी व्यवस्थाएं केवल और केवल आपका शोषण करने के लिए। उस व्यवस्था में आपको यह करना है कि आपको खुद शोषक बन जाना है दूसरे का। शक्ति अर्जित करिए, और जो आज आपके साथ हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा जब आप पहुंच जाएं वहां तो और लोगों का कीजिए। बिल्कुल नहीं सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। सही और गलत की बात ही नहीं है। सही और गलत परिस्थिति, स्थान और समय जन्य होता है। कर्ण को मारना गलत था, गलत था कि नहीं? वो रथ का पहिया निकाल रहा था, गलत था, लेकिन वो परिस्थिति जन्य होता है, सही या गलत। अभिमन्यु को मारना भी तो गलत था। फिर तो आप कहें नहीं उसने गलत किया हो, हम नहीं गलत करेंगे। तो जो नैतिकता होती है, जो मूल्य होते हैं, वो परिस्थिति जन्य होते हैं। और आज आप ऐसा क्यों मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं? क्योंकि आज आप शोषित हैं, इसलिए कह रही हैं कि क्या ये सही होगा? क्योंकि आज आपको लगता है कि शोषण गलत है। आप हॉस्पिटल में जाएं तो जैसे और लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता है वैसे आपका ट्रीटमेंट हो। सर ये ना कहें भग, ऐसे करते ना, मुंह पे ही गुटखा थूक देगा हो। तहसील में जाते हैं आप, ऐसे बिहेव कर, तो आप क्योंकि शोषित हैं तो आप चाहते हैं कि किसी के साथ शोषण ना हो। जब परिस्थिति बदलेगी, उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तब आप जब उस चेयर पे होंगे, तब कभी आपकी मेरी मुलाकात हुई तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताइए। लिखना ये सब नहीं है किताब में, कॉपी में आपके, ना इंटरव्यू में बताना। इंटरव्यू में बताना मैं देश सेवा करना चाहता हूं, मैं समाज का जो वंचित वर्ग है उसकी सेवा करना चाहता हूं, इसलिए मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूं। मेरे अंदर बहुत करुणा है गरीबों के प्रति, इतनी करुणा है कि रोज रात में रोता हूं गरीबों के लिए। और रोज रात के रोने के बाद कौन सी वाली? 2 कम से कम है। इतनी भाई, इतना करुणा, इतना रोएंगे तो कुछ पानी चाहिए, जाना भी तो चाहिए अंदर। तो ये सब बकवास, ये सब मैं इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूं कि सड़क चलता व्यक्ति जो बाहर चल रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे निचोड़ा जा रहा है, उससे कुछ तो अलग हो जाओ। कम से कम समझ तो जाओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और उसको बदलने का तरीका तुम्हारे सामने है, तुम्हारी कॉपी, और बदल दो उसको। वरना जब मर जाओगे उसके बाद भी जो तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे बच्चे बनवाएंगे उसमें भी घूस देना पड़ेगा, तब बनेगा डेथ सर्टिफिकेट आपका। जन्म लेने से मृत्यु होने तक केवल शोषण है, कीड़े की जिंदगी। आप एक ऐसे देश में पैदा हुए,
हाँ, नॉर्वे स्वीडन में पैदा हुए होते तो थोड़ा अलग बात थी। तो शक्ति हासिल करिए, और सबसे श्योर शॉर्ट तरीका है, अगर 1.5 साल जम के मेहनत कर दिए, जम के मेहनत, ठुकरा के मेरा प्यार, यही गाना गाना, फिर इंतकाम देखी। ठीक। लोगों के पास समस्या क्या है, स्टार्ट तो कर देते हैं प्रिपरेशन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और फिर वो 3-4 साल तक बेमन की वो चलती जाती है प्रक्रिया, कुछ हासिल नहीं होना है, अपना समय खराब कर रहे हो, अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हो। अगर सच में तैयारी करनी है तो अंदर से मोटिवेटेड रहो। कोई बाहरी व्यक्ति, आज मैंने इतनी कहानी सुना दी तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे एक दिन के लिए, लेकिन खुद आप सोचें कि आपके साथ कितना दुर्व्यवहार डेली लाइफ में होता है, तब आप मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ने के। क्लियर है? तो अब से वो मोटिवेशन मुझे ज्योग्राफी में दिखना चाहिए, जो बताया जाए उससे ज्यादा ही करो। क्लियर? क्लाउड्स, तो ड्यू कहां बनता था? सरफेस पे, इससे थोड़ा ऊपर फॉग, और ठीक ठाक हाइट, ऊपर हाइट पे पहुंच जाओगे तो क्लाउड्स। कंडेंसेशन जब सरफेस पे होगा तो ड्यू, जब सरफेस से थोड़ा ऊपर होगा तो फॉग, जब ठीक ठाक ऊपर होगा तो क्लाउड्स, मेघ। ठीक है? अब ये क्लाउड्स भी हाइट के बेसिस पे 3 आधार के होते हैं। अगर ये क्लाउड्स की हाइट बहुत ज्यादा है तो इनको हाई क्लाउड्स कहा जाएगा, अगर मिड में है तो मिड क्लाउड्स, और अगर इनकी हाइट कम है तो लो क्लाउड्स। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्लाउड्स भी डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी हाइट कितनी है, इस आधार पे ये 3 तरीके में वर्गीकृत किए गए हैं, ऊंचे मेघ, मध्य मेघ और निचले मेघ। ठीक है? हाइट कितनी है अब लिखते जाओ इस बादलों का वर्गीकरण। जो लो क्लाउड्स हैं उनकी हाइट सरफेस से कितनी होगी? मैक्सिमम 2000 मीटर, 2000 मीटर। जो मिड क्लाउड्स हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 2000 मीटर से 6000 मीटर तक। 2000 मीटर से 6000 मीटर तक कौन से क्लाउड हैं? मिड क्लाउड है, मध्य मेघ है, मध्य। और 6000 मीटर से ऊपर यहां पे कौन से क्लाउड्स हैं? हाई क्लाउड्स है। समझ में आई बात कि नहीं? जो लो क्लाउड्स हैं वो कितनी हाइट तक हो सकते हैं? अप टू 2000 मीटर। जो मिड क्लाउड है, मध्य मेघ, वो 2000 मीटर से 6000 मीटर तक। और जो हाई क्लाउड्स हैं वो उनकी हाइट मोर देन 6000 मीटर होती है, 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर वो पाए जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हाई क्लाउड्स की ही कर लेते हैं। हाई क्लाउड्स, ऊंचे मेघ, इसमें हेडिंग डालिए सिरस क्लाउड या पच्छाभ मेघ। हाई क्लाउड्स में हमने पहला डिस्कस किया है सिरस क्लाउड या पच्छाभ मेघ। पूरे आसमान में अगर कोई सबसे ऊंचाई पे पाया जाने वाला क्लाउड है
तो कौन सा क्लाउड है? सीरस क्लाउड या पच्छाव मेघ। अब ये मेघ दिखता कैसा है? तो जैसे आपने फिश में देखा होगा, क्या पाया जाता है? फिश का शेप कैसे कैसे होता है? कुछ इस तरीके से उसमें होते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं इनको? हाँ, मछली देखा है ना? ऐसे सांप भी देखा होगा, उसकी स्किन में ऐसे ऐसे होते हैं कि नहीं? कुछ टर्म वो क्या होता है, मेरे दिमाग से उतर गया। क्या टर्म होता है बताओ? है ये तो फेफड़े, वो तो अलग चीज है, यहाँ से जहां से पानी लेता है वो। उसकी स्किन कैसी होती है? इस तरीके की स्किन होती है कि नहीं? इसको ऐसे ऐसे राउंड 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 बना। क्लियर है? तो जैसे फिश दिखती है आपको, वैसे ही शेप में आपको इस सीरस क्लाउड दिखेगा, जैसे इसका स्किन होता, जैसे फिश का स्किन होता। समझ पाए? कैसे पहचानोगे कि सीरस क्लाउड क्या है? इस तरीके से पहचानोगे। या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे रेशम के धागे होते हैं, तो रेशम के धागों की भांति बिखरा हुआ होता है ये क्लाउड, पच्छाव मेघ। ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, सीरस क्लाउड जब भी आसमान में दिखे तो उसका मतलब यह है कि बारिश नहीं होगी। अब ये क्लाउड इतनी ऊंचाई पे है, तो ये क्लाउड किसका बना होगा? ड्रॉप्स होंगी कि आइस पार्टिकल्स होंगे इसमें? हिमकण होंगे कि नहीं? क्योंकि ठंडक तो इतनी ऊंचाई पे बहुत ज्यादा हो चुकी होगी ना। क्लियर है बात? तो आइस पार्टिकल्स होंगे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक एक करके लिख लो इसको। पहला लिखो, यह आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दीज आर द हाईएस्ट क्लाउड्स। स्केल्स बोलते हैं इसको, है ना? नेक्स्ट, यह सफेद रेशम की भांति कोमल एवं छितराए हुए मेघ होते हैं। These clouds look like silk threads or scales of fish or scales of fish. नेक्स्ट, यह मेघ हिमकणों से बने होते हैं। These clouds are made up of ice. नेक्स्ट पॉइंट, इनसे वर्षा नहीं होती। नो रेनफॉल। जब चक्रवात आने वाला होता है तो उसके सूचक के रूप में सबसे पहला सूचक क्या होता है? ये क्लाउड्स। अगर ये क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं आसमान में, तो इसका मतलब साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं। These clouds
आर द साइन ऑफ अपकमिंग साइक्लोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है सीरोस्ट्रेटस। हाई क्लाउड्स में ही सीरोस्ट्रेटस, पच्छाभ स्तरीय, पच्छाभ स्तरीय। इसमें लिखो ये कैसे कैसे दिखते हैं। एक जैसे व्हाइट शीट हो, बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो, एक सफेद चादर, दूधिया चादर, उसको बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हो, ऐसा दिखता है एक। समझ पाए बात? तो लिख लो कैसा दिखेगा। यह वृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैले होते हैं। These clouds are spread over a large area, are spread over a large area as white sheet। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जब ये क्लाउड बनेंगे तो जो सूर्य और चंद्रमा होता है उसके पीछे आपको क्या दिखेगा बना? हेलो। हेलो ये वाला हेलो नहीं, आभा मंडल, प्रभा मंडल, जो भगवान की मूर्ति के पीछे आपने देखा होगा ऐसे होता है। जैसे ये मान लो चेहरा है किसी भगवान का, तो इनके पीछे ये आभा मंडल ऐसे बना होता है ना। क्लियर? तो जब सीरो स्टेटस क्लाउड होगा तो चाहे वो मून हो और चाहे सन हो, इसके पीछे आपको क्या दिखेगा? हेलो दिखेगा, आभा मंडल दिखेगा एक। क्लियर? तो लिख लो इस चीज को। इनके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण होता है। These clouds results into formation of halo, results into formation of halo, HALO, around sun and moon। ठीक है, तो हाई क्लाउड में सीरस क्लाउड हो गया, सीरो स्टेटस हो गया। अब तीसरा है सीरो क्यूमुलस, क्यूमुलस, सीरो क्यूमुलस। इसको हिंदी में बोलते हैं पच्छाभ कपासी मेघ, सीरो क्यूमुलस, पच्छाभ कपासी मेघ। अच्छा, इनका शेप कैसा होता है सीरो क्यूमुलस का? जैसे कली फ्लावर होता है, गोभी, कली फ्लावर, गोभी, ऐसा इस प्रकार का शेप होता है इसका, छोटे छोटे गुच्छे। समझ पा रहे हैं आप? इस प्रकार का शेप होता है। तो लिख लो इसको। यह सफेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः
समूह में पाए जाते हैं। These clouds appear as white globules slash similar to cauliflower shape, similar to cauliflower shape. ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हाई क्लाउड्स हो गए। सीरस क्लाउड कैसा दिखेगा, रेशम की भांति या स्केल्स ऑफ फिश की भांति, बारिश नहीं होगी, सबसे हाई क्लाउड है। सीरो स्ट्रेटस क्लाउड में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी वो है हेलो। फिर सीरो क्यूमुलस में क्या ध्यान रखना है, इसका शेप कैसा है, कलीफ्लावर शेप है। ये तीनों हो गए हाई क्लाउड। अब हम आते हैं मिड क्लाउड्स पे। मिड क्लाउड्स, मिड क्लाउड्स, मिड क्लाउड्स में पहला डालिए अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड। एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड, हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य स्तरीय मेघ। अब ये जो एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड है, इसका जो कलर होता है वो या तो ब्राउन होगा, भूरा, या ब्लू होगा। भूरे या नीले रंग के होते हैं और एक बहुत बड़े एरिया पे विस्तृत होते हैं, लार्ज एरिया। जैसे एक शीट हो, एक चादर हो, चादर की भांति भूरे या नीले रंग का, ठीक, ये फैला होता है। अब अगर ये ब्राउन कलर का होगा तो ये सूर्य के प्रकाश को अवरोधित करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। तो सरफेस पे इसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है, जो सनलाइट है, वो अवरोधित हो जाती है जब इस प्रकार का अल्टो स्ट्रेटस क्लाउड आएगा। समझ आई बात। और फिर एक चीज और, एक बहुत बड़े एरिया पे जहां पे एक ब्राउन शीट की भांति ये है, इस पूरे एरिया पे ये क्या करेगा, रेनफॉल। समझ आई बात। ये इसके कैरेक्टर्स हैं एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड के। लिख लो इनको, लिखो, यह भूरे अथवा नीले रंग की विस्तृत चादर की भांति पाए जाते हैं, चादर की भांति पाए जाते हैं। These clouds are like brown and blue sheet over a large area. Brown or blue sheet spread over a large area. सेकेंड पॉइंट, इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। These clouds obstruct the sunlight. सूर्य का प्रकाश में कमी हो जाती है, धुंधला हो जाता है। इन बादलों के कारण विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है, विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है।
these clouds results into continuous rainfall over a large area. Continuous rainfall over a large area. एक और इसमें पाया जाएगा बीच में ही एल्ट्रोस्टेटस के अलावा एल्टो क्यूमुलस, एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। मध्य कपासी मेघ, लिखो यह बादल सफेद गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। These clouds look like white spherical globules, white spherical globules या spots। ठीक है, तो ये कौन से क्लाउड हो गए? दोनों मिड क्लाउड हो गए। तो फिर से मैं कराता हूं, हाई क्लाउड सीरस, बारिश नहीं होगी, स्केल्स जैसा दिखेंगे, व्हाइट सिल्क थ्रेड जैसा दिखेंगे। फिर सीरो स्टेटस है ना, सीरो स्टेटस में हेलो बनेगा। फिर सीरो क्यूमुलस कलीफ्लावर शेप होगा। मिड क्लाउड में एल्टो स्टेटस ब्राउन क्लाउड्स होंगे, सीट की भांति होंगे और लगातार बहुत बड़े एरिया पे बारिश करें। फिर एल्टो क्यूमुलस जो कि अगेन कलीफ्लावर शेप हो गया, व्हाइट स्पॉट्स की जैसे होंगे, सफेद धब्बों की भांति। ठीक है बात। अब हम आते हैं लो क्लाउड्स पे। लो क्लाउड्स, तो हेडिंग डालिए लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में पहला है स्ट्रेटस क्लाउड्स, स्तरीय मेघ। स्ट्रेटस स्तरीय, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो स्ट्रेटस क्लाउड में आपको ध्यान रखने योग्य है कि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स। इस क्लाउड में आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेटस क्लाउड्स में लेयर्स मिलेगी। ठीक, तो लिख लो इस चीज को। यह धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। These clouds are similar to the fog near to the surface. नेक्स्ट दोस्तों से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन बादलों में कई परतें पाई जाती हैं। मल्टीपल लेयर्स आर फाउंड इन दीज क्लाउड्स। अभी आपने देखा था 60 डिग्री पे क्या हुआ था, एक तरफ से गर्म एयर मास, एक तरफ से ठंडा एयर मास मिला था। तो जब गर्म और ठंडे एयर मास मिलते हैं तब इस तरीके के बादलों का प्रायः निर्माण होता है। ठीक, तो लिख लो इस चीज को,
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स collision of opposite air masses during winters often form stratus clouds. अगला है स्तरीय कपासी, स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स, स्तरीय कपासी। ठीक है, ये किस कलर के होते हैं? इनका कलर थोड़ा सा भूरा होता है, ब्राउन कलर का होता है। एक चीज समझो, जहां पे क्यूमुलस लगा होगा, क्यूमुलस, इसका मतलब क्या होगा? उसका शेप कैसा होगा? वही कली फ्लावर शेप, गोलाकार धब्बा, जहां पे क्यूमुलस लगा हो। ठीक, तो लिख लो इसमें स्तरीय कपासी। ये हल्के भूरे या सफेद रंग के, भूरे या सफेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं। These clouds are like spherical spots of brown color, of brown or white color. नेक्स्ट पॉइंट, यह जाड़े के मौसम में संपूर्ण आसमान को आवृत कर देते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स these clouds often fill the sky. नेक्स्ट, ये सामान्यतः साफ मौसम के संकेतक हैं। These clouds indicate clear weather. ठीक है, नेक्स्ट है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाउड है, कपासी वर्षी मेघ। क्यूमुलोनिम्बस, कपासी वर्षी मेघ। समझो इस चीज को, ये कब बनेगा? ये अर्थ का सरफेस है, ये खूब गर्म हुआ, कैसे? सूर्य तप से, सोलर इंसोलेशन ने इसको खूब गर्म किया। जब गर्म होगा तो यहां पे क्या होगा? संवहन, कन्वेक्शन होगा कि नहीं? गर्म हवा ऊपर उठेगी
तो जब गर्म हवा यहां से, और खूब गर्म हुआ तो गर्म हवा खूब ऊपर तक जाएगी, जाएगी कि नहीं? ये गर्म हवा क्या हो रही, ऊपर उठ रही है। जब ऊपर उठेगी तो इसमें जो मॉइस्चर समय के साथ जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते समय लैप्स रेट होगा, होता है कि नहीं? तापमान में गिरावट होती है। तो जब तापमान में गिरावट होगी तो इसमें जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंसेशन के लिए क्या शर्त जरूरी थी, टेम्परेचर का। तो कन्वेक्शन से, संवहन से जो गर्म हवा ऊपर गई, जब उसके तापमान में गिरावट दर्ज होती है तो उसमें कंडेंसेशन होता है, संघनन, जिससे बादल बनते हैं। क्यूमुलोनिम्बस बादल की एक जो खासियत है वो ये है कि ये सरफेस से कुछ ऊंचाई से लेके बहुत ग्रेट हाइट तक जाते हैं। समझ पाए? इनका जो वर्टिकल स्ट्रेच होता है वो बहुत ऊपर तक होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कन्वेक्शन देखो कितना ऊपर तक जा रहा है। कन्वेक्शन इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत तीक्ष्ण संवहन और बहुत ऊपर तक स्ट्रेचेबल बादल बनेंगे। ठीक है बात? क्लियर? अब इन बादलों से क्या होगा? थंडर स्टॉर्म, गरज और चमक के साथ क्या होगा? बारिश, थंडर स्टॉर्म। ठीक है? लाइटनिंग होगी, बिजली कड़केगी, गड़गड़ाहट होगी और खूब तेज बारिश होगी। ठीक है? ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इसको चाहे बना भी लो। लिखो, यह अत्यधिक काले एवं सघन बादल हैं। दीज आर ब्लैक एंड डेंस क्लाउड्स। नेक्स्ट, यह नीचे से ऊपर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। नीचे से ऊपर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। दे स्ट्रेच वर्टिकली अप टू ए ग्रेट हाइट। दे स्ट्रेच वर्टिकली अप टू ए ग्रेट हाइट। इनका विस्तार काफी बड़े क्षेत्र पे होता है। दे आर स्प्रेडेड ओवर ए वेरी लार्ज एरिया। इनका विस्तार काफी बड़े क्षेत्र पे होता है। नेक्स्ट, इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म आदि उत्पन्न होते हैं। These clouds results into heavy downpour of rain, lightning and thunderstorm. अब इस तरीके के क्लाउड्स कहां बनेंगे? जहां पे कन्वेक्शन बहुत ज्यादा होगा। कन्वेक्शन कहां ज्यादा होगा? जहां सोलर इंसुलेशन बहुत मिलेगा। तो कहां होता है सोलर इंसुलेशन बहुत ज्यादा? अर्थ पे कहां? इक्वेटर के पास सोलर इंसुलेशन ज्यादा मिलता है कि नहीं?
तो लिख लो, these clouds are often found in equatorial belt. विषुवतीय अक्षांशीय पेटी पर वर्षा का मुख्य कारण ये कपासी वर्षी मेघ होते हैं। विषुवतीय पेटी पर वर्षा का मुख्य कारण यही मेघ होते हैं। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा बहुत जो बचा होगा इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद प्रेसिपिटेशन भी कर लेंगे, वर्षा। ठीक है, वर्षण, वर्षा कौन कौन से टाइप की होती है उसको देख लेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास से एक चीज समझो कि अगर जीवन में कुछ बेहतर हासिल करना है तो मेहनत कर लो। ठीक है, बाकी सब केवल किताबी बातें हैं, किताब तक सीमित रह जाती हैं। अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो आपको शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, और उसका सबसे सही मार्ग अभी जो आपके सामने है वो यही है। बाकी अर्जित तो आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप माफिया बन जाइए, है ना, उससे भी अर्जित हो जाती है। आप पॉलिटिशियन बन जाइए, लेकिन अभी जो सामने है वो सबसे सरल दिख रहा है मुझे, तो तुम लोगों के लिए तो उस तरीके से करें। ठीक है, तो पढ़ने में मन लगाओ। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखें।